हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 में हमको पढ़ना होता है। बट उससे पहले एक प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि लिमिट आपको आना चाहिए। लिमिट क्या होता है, सीमा क्या होता है। बट अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे ब्रीफ दे दूंगा उसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिमिट के बारे में, यानी कि सीमा के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे कोई सीमा लड़की नहीं है ये लिमिट है, मैथ्स का लिमिट है, ठीक है। अब लिमिट होता क्या है, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं कि भाई अपने लिमिट में रहो, है ना, ज़्यादा ये खेल कूद मत करा करो, पढ़ाई करो। तो वो अब लिमिट में रहने का क्या मतलब है कि एक बाउंड्री लगा देते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो सेम टू सेम मैथ्स में भी लिमिट होता है फंक्शंस के ऊपर, कि आप भाई साहब आप फंक्शन है तो आप ये कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो मान के चलिए आपका यहाँ पे घर है बीच में, ठीक है, और आपके चारों तरफ यहाँ पे बाउंड्री लगा दी गई है। इसको सीमा बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाउंड्री है, एक लिमिट की तरह काम कर रहा है। ये घर है, घर के चारों तरफ बाउंड्री लगाया गया है कि इस घर के अंदर कुछ आ नहीं सकता, और ये जो घर है, घर से कुछ बाहर जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये बाउंड्री एक लिमिट की तरह काम कर रहा है। सेम टू सेम फंक्शंस के लिए भी ऐसा ही होता है कि भाई एक आप फंक्शन है, आप एक बाउंड्री के अंदर रहिए, आप इसके अंदर ही जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बकवास बातें बहुत हो गई, चलिए फंक्शन पे लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है किसी फंक्शन का, जो इस तरीके से एक लाइन जा रहा है, ठीक है। किसी पॉइंट पे x टेंस टू अगर a है, यानी कि x का जो वैल्यू है, फंक्शन हमारा fx होगा, तो इसमें x जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे अगर उसको a किया जाए, यानी किसी a पॉइंट पे अगर हमको लिमिट निकालना हो कि भाई ये जो है वो हमारा विद इन लिमिट है या फिर नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है RHL और LHL का। RHL LHL क्या होता है कि जो हमारा ए पॉइंट होता है उससे ऊपर थोड़ा सा और उससे नीचे थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। यानी कि हम चेक करेंगे कि RHL जो हमारा है वो इक्वल टू LHL है, इक्वल टू रियल नंबर, ऐसा ना हो कि इमेजिनरी नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम RHL और LHL निकालते हैं तो सिर्फ रियल नंबर आता है, और RHL LHL दोनों इक्वल होते हैं, तो हम बात कहते हैं कि जो हमारा x इक्वल टू a पॉइंट है उस पर हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि उस पॉइंट पे वो जो हमारा पॉइंट है वो लिमिट के विद इन है, डोमेन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई RHL LHL होता क्या है। देखिए, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वैल्यू a का, यानी a में कुछ अगर हम जोड़ दें, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ h क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू है, ठीक है, उसको h मान लेते हैं। तो a में अगर मैं h जोड़ूंगा तो हमको RHL मिल जाएगा, ठीक है। और वही मैं a में से ये जो पॉइंट है हम लोग का, ये आपको मोटा सा डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें अगर मैं h माइनस करूँ, थोड़ा सा h वैल्यू है जिसको मैं माइनस करूँ, तो हमको LHL मिल जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा कि थोड़ा सा गैप है, बट एक्चुअल में h का वैल्यू बहुत छोटा है, पॉइंट में बहुत छोटा है ना। तो जब माइनस करूंगा a से तो हमको LHL मिल जाएगा, ठीक है। अब आपस में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब बहुत करीब हैं, जब बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है। जब लगभग इक्वल हो जाएंगे, वो बहुत डीप की बात है, बट आप समझ लीजिए ऐसा कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे लिमिट है x इक्वल टू ए पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए डिनोट कैसे करते हैं इस लिमिट को। डिनोट के लिए हम लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं वो लिखते हैं x टेंस टू a, और हमारा जो फंक्शन होता है, जिस फंक्शन पे हम लगा रहे होते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये तो सिंपल लिमिट डिनोट करते हैं, कैसे वो हो गया। अब बात करते हैं भाई अगर हमको फर्दर निकालना हो RHL LHL तो कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस डिनोट कर रहा है कि हम यहाँ पे RHL निकाल रहे हैं, और a माइनस डिनोट कर रहा है कि हम यहाँ पे LHL निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे fx लिख देंगे। चलिए, हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं लिमिट अप्लाई करने के लिए। एक तो होता है नॉर्मल फंक्शन, और दूसरा होता है हम लोग का पीस वाइज फंक्शन। अब नॉर्मल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन में डिफरेंस क्या है समझते हैं। नॉर्मल फंक्शन जो होता है हम लोगों का, वो सिंपली होता है, जो आपको दिखने में एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक फंक्शन है जो कि सिंपल है, जिसमें कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर मैं लिखूँ लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका वैल्यू आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे भाई साहब, और वैल्यू हमको मिल जाएगा। लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। हम लोग का वैल्यू मिल गया यहाँ पे लिमिट का 6, ठीक है। बट क्या हो अगर फंक्शन
टूटा हुआ हो पीस वाइज, यानी कि पीस में टूटा हो, एक यहाँ पे वहाँ पे। जैसे अगर कुछ फंक्शन ऐसा हो एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से कि सपोज यहाँ पे लिखा हो साइन एक्स अपॉन एक्स, जो कि x लेस देन 0 पे हो, और x प्लस 1 लिखा हो जब x ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट 0 है जिससे अगर कम वैल्यू हो तो ये फंक्शन होगा यूज, और एक ऐसा पॉइंट मतलब सॉरी वही पॉइंट 0 है जिससे बड़ा वैल्यू लें, यानी कि उसके बराबर या फिर उससे बड़ा वैल्यू लें x का, तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये टूटा हुआ फंक्शन है, यहाँ से ऐसे ये होगा और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये होगा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो पीसवाइज फंक्शन मुश्किल नहीं होता है, ये एक तरह से तोड़ दिया जाता है कि भाई आप लिमिट अपने आप, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो लिमिट में क्या होता है, लिमिट लगाया जाता है। तो ये लिमिट लगाया गया है कि भाई आप यहाँ से ये करेंगे वहाँ से वो करेंगे, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में एक और पार्ट होता है, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब अपरिभाषित रूप होता है। अपरिभाषित रूप मतलब होता है जैसे उसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स का तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि अनंत रूप में चला जाएगा। वो कैसे होता है, अगर यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखिए, अब आप डायरेक्ट पुट करिए 3 का वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या होता है। लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे मैं पुट करूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 0 और नीचे 3 माइनस 3 0 आ जा रहा है। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं भाई, अगर आप निकाल रहे हैं तो आप महान गणितज्ञ हैं, बट इसका वैल्यू अपरिभाषित रूप माना गया है अभी तक मैथ्स में। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को भाई साहब चेंज करते हैं। कहते हैं भाई साहब इसका वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो हम इस फंक्शन को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे कैसे? इसको चेंज करने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम इसको बदलेंगे, और वो तीन तरीके से हो सकता है। या तो इसको हम सॉल्व कर ले डायरेक्टली, अगर सॉल्व हो रहा है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आता है जो अपने पढ़ा स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स होता है हम लोग का एक, ऐसा ही कुछ बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते फिलहाल, बिकॉज कि यहाँ पे देखिए ये सिंपली सॉल्व हो जा रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और नीचे एक्स माइनस 3 है, तो इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है। इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और नीचे एक्स माइनस 3 है। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तो बचा क्या हम लोग का एक्स प्लस 3 बचा। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। अब इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई अपरिभाषित रूप नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में बन जाता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। हॉस्पिटल एक रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल, उसको भी लगा कर लड़के सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बट उस पहले हमको फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है नॉर्मल फंक्शन में, तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, अपरिभाषित रूप आ रहा है, तो हम उसको पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हम लोग का नॉर्मल फंक्शन बनेगा, जिसमें पुट करने के बाद अपरिभाषित रूप नहीं आएगा, तो हम पुट करेंगे और आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात रहा नॉर्मल फंक्शन का। अब बात करते हैं पीसवाइज फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पीसवाइज फंक्शन में क्या होता है कि हमको ज्ञात करना पड़ता है LHL और RHL ज्ञात करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों ज्ञात करना पड़ता है भाई साहब, बिकॉज कि इसमें क्या था कि इसमें कोई सीन नहीं था कि भाई यहाँ पे इसके आगे क्या होगा इसके पीछे क्या होगा। नॉर्मल एक हम लोग का ग्राफ जा रहा था और बस हमने वहाँ पे फाइंड कर लिया। बट पीसवाइज फंक्शन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ ऐसा, तो यहाँ पे फंक्शन जा रहा है, यहाँ पे टूट गया और नीचे से फिर यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, तो ये टूट जाता है, यानी कि एक कलम को रख करके हम पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते पीसवाइज फंक्शन को, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक मस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है छोटा सा और इसको खाली रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये एक्स पे पॉइंट है हम लोग का, एक्स पे पॉइंट हम लोग का
बी है, तो इस बी पॉइंट पे क्या होगा कि हम इस बी को कंसीडर ही नहीं करेंगे। कंसीडर इस हिसाब से नहीं करेंगे कि अगर ये एक फंक्शन मान के चलिए साइन एक्स अपॉन एक्स को दर्शा रहा है, सपोज कर लेते हैं, वैसे ये दर्शा नहीं रहा है बिकॉज कि ये अजीब सा बना है, और ये मान लेते हैं x+1 को दर्शा रहा है, ये वाला हम लोग का जो कर्व है, तो क्या होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फंक्शन में ना ही बी कंसीडर होगा और ना ही x+1 वाले फंक्शन में बी कंसीडर होगा। ठीक है, मतलब बी को भाई छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वही मैं यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा भर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फंक्शन में x इक्वल टू बी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका ब्रीफ दिया है। चलिए, इतने बकवास करने के बाद हम देखते हैं पीसवाइज फंक्शन को अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है f(x), जिसके अंदर x का वैल्यू जब 0 से ज़्यादा हो तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि x-1 को, और x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो और या फिर 0 से कम हो तो हम 2x² - 1 वाले फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, और समझते हैं कि अगर हमको फाइंड करना हो कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ऐसा अगर नॉर्मल दे दिया फंक्शन और बोला है कि इसका सीमा ज्ञात करिए, तो कैसे करेंगे। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है उसी पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं भाई साहब कि इसका उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 0 पॉइंट पे चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा LHL और RHL, बिकॉज कि ये पीसवाइज फंक्शन है, टूटा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका RHL निकालूँ तो मैं इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करूँगा, x-1 या फिर 2x² - 1। तो उसके लिए कंसेप्ट है कि RHL क्या होता है। अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ x इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 ले लूँ तो जो इस तरफ जाएगा वो हम लोग का RHL होगा, और इसके लेफ्ट तरफ जाएगा जो हम लोग का LHL होगा। ठीक है, तो RHL क्या होता है कि x के पॉजिटिव साइड, यानी कि x से ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो उस वाले फंक्शन को लेंगे, और LHL में हम लेंगे x में जब जो छोटा वैल्यू होगा वो वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का जब हम वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा ले रहे हैं तो वो किस फंक्शन के लिए ले रहे हैं, x-1 के लिए। तो हम यहाँ पे RHL के लिए हम लेंगे x-1 फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर क्या होता है कि RHL जो होता है वो पॉजिटिव साइड में x के। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जिस फंक्शन में x का वैल्यू 0 से बड़ा जा रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए 0 से यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं इस वाले फंक्शन में, तो हम x-1 वाले फंक्शन को RHL में यूज करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे 0 से इसका वैल्यू कम हो रहा है x का, वहाँ पे हम ये LHL वाले फंक्शन को, यानी कि 2x² - 1 वाले फंक्शन को लेंगे जहाँ पे x का वैल्यू 0 से कम आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम RHL को निकालते हैं। अब RHL एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे RHL निकालेंगे हम, तो लिखेंगे लिमिट f 0 + h, बिकॉज कि यहाँ पे x का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 + h लिखेंगे, a + h होता है तो। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम h लिए हैं बिकॉज, तो h लिखेंगे h टेंस टू 0। ठीक है, और आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0 + h - 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे h - 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं h का वैल्यू, तो h इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 - 1। तो फाइनली आंसर हम लोग का आया -1। तो RHL का वैल्यू क्या आया, -1। यहाँ पे LHL एट x इक्वल टू 0 देखते हैं हम, तो LHL निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h। ठीक है, 0 - h मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज कि a - h होता है, a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, हम 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0 - h वाला जो हम लोग का f 0 - h फंक्शन है, इसको हम पुट कहाँ करेंगे भाई साहब, इस वाले में, इस वाले में, नीचे वाले में करेंगे, बिकॉज कि ये हम लोग का x का वैल्यू यहाँ पे 0 से कम है और ये LHL के लिए यूज होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 0 - h का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर 0 - h का स्क्वायर लिखा है बिकॉज कि यहाँ पे x था। ठीक है, x के जगह पे हमको क्या लिखना है, 0 - h लिखना है यहाँ पे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -h रहेगा, -h का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +h हो जाएगा, तो लिखेंगे 2h - 1। ठीक है, अब देखिए h का वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 हो जाएगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, तो हम लोग का क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर -1 जब वैल्यू आ चुका है तो हम लिखेंगे नीचे यहाँ पर कि भाई साहब चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू -1 है, जो कि एक रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते बट रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट एट
x इक्वल टू 0। बात खत्म, इतना सिंपल है ये, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य के बारे में। आप जानते हैं कि सातत्य हम दो तरीके से निकालते हैं, यानी कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। हम एट अ पॉइंट निकालते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है उसमें किसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी निकालते हैं, और किसी फंक्शन के हम किसी दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका मैं ग्राफ अगर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ तो किसी पॉइंट पे मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, या फिर दो पॉइंट के बीच, यानी कि ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों पॉइंट के बीच निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मतलब कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए दे दिया हमारा, तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, फिर इसके बाद ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम अभी बात करने वाले हैं एट अ पॉइंट। यहाँ पे लिख देता हूँ एट अ पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा एट अ पॉइंट। अब देखिए कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ, रफ भाषा में समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद मैं इस पूरे जो हमारा परिभाषा लिखा उसको समझाता हूँ। अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ, अगर मैं मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, बिना पेन उठाए अगर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि एफ एक्स है कंटिन्यूअस, यानी कि संतत, यानी कि ये है सातत्य, इसका जो भी है सातत्य है, ठीक है, कंटिन्यूटी है इसका। अगर कोई मेरे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ पे जी एक्स है, मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ इसका ग्राफ, ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, फिर मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। तो नीचे जाने के लिए मुझे लाइन तो खींचना नहीं है, मैं कलम उठाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, और फिर यहाँ से बाकी जो हमारा बचा ग्राफ है उसको ड्रॉ करूंगा। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे टूट जा रहा है, बट हमें क्या कंडीशन था कि टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि जी एक्स क्या है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है, तो हम लिखेंगे ये असंतत है, ठीक है। तो संतत असंतत यानी कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में आपको डिफरेंस समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें और बिना कलम उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं तो संतत हो जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर टूट जा रहा है फंक्शन ग्राफ उसका, और हमको कलम उठाना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे असंतत है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये उसके डोमेन में ही करेंगे, ठीक है। अब डोमेन समझाता हूँ, आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा डोमेन होता है, ठीक है। पहले उससे देख लेते हैं कि ये हम लोग जो परिभाषा लिखे इसका मतलब क्या है, कह क्या रहा है भाई, थ्योरेटिकली इसको कैसे देखेंगे, रफ भाषा में तो हमने समझ लिया इसको। यहाँ पे लिखा गया है माना एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन है, मान लिया भाई साहब एक्स कोई वास्तविक फलन है, एक्स का कोई वास्तविक फलन है, यानी कि एक्स कोई यहाँ पे संख्या है जिसका एक फलन है एफ एक्स, ठीक है। तथा एक्स इक्वल टू ए, उसके प्रांत में कोई बिंदु है, प्रांत यही है प्रांत, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन, ठीक है। प्रांत अभी समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि x इक्वल टू ए, यानी कि x का वैल्यू a है, कोई एक पॉइंट है जो उसके प्रांत में है, इसको बिंदु मान लिया गया है a को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही। फलन को x इक्वल टू ए पर तब और केवल तब संतत कहेंगे जब, यानी कि x इक्वल टू ए पर हम फलन को संतत, जो हमारा एफ एक्स यहाँ पे, उसको संतत कब कहेंगे। यहाँ पे तीन कंडीशन है, वैसे तो इसको हम 4-5 कंडीशन बना सकते थे, बट मैंने शॉर्ट कर दिया है। पहला कंडीशन है कि एफ ए निकालेंगे, यानी कि एफ ए निकालेंगे और वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि परिभाषित होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ये सिंपल बात है, पहले निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, इसका मतलब क्या होता है, ये हम निकालेंगे एल एच एस, ठीक है, सॉरी एल एच एस नहीं एल एच एल मैं भी कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब दोनों निकालेंगे और दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, और दोनों अस्तित्व में है तो उनका वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल करके हम देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल होने चाहिए, पहला बात क्या कि दोनों का अस्तित्व होना चाहिए भाई, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन समझ में आ गया, पहला कि एफ ए परिभाषित होना चाहिए, दूसरा हम एल एच एल आर एच एल निकालेंगे और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों कंडीशन जब हम सेटिस्फाई हो जाएगा तो तीसरा कंडीशन चेक करेंगे कि हमने जो यहाँ पे एल एच एल आर एच एल निकाला है वो आपस में बराबर है, बट क्या ये एफ ए के बराबर है। जब ये एफ ए यानी कि जो हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं फंक्शन का रख करके, तो क्या उसके बराबर है। जब उसके बराबर हो जाएगा, ये लास्ट वाला फाइनल कंडीशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग से, ये कंडीशन मेन कंडीशन यही है कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल
इक्वल टू एफ है, ठीक है। ये हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई साहब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, जो यहाँ पे फंक्शन था, वो कंटिन्यू है, या फिर बोलेंगे संतत है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल के बारे में। यानी कि हमारे पास अगर कोई अंतराल दिया गया है जिसके बीच में हमको दिखाना है या फिर फाइंड करना है कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, संतत है या फिर असंतत है, उसको कैसे देखते हैं। पहले इस परिभाषा को समझते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया माना बंद अंतराल ए कोमा बी, यहाँ पे अंतराल दिया गया हम लोगों का क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में परिभाषित कोई वास्तविक फलन एफ एक्स है, यानी कि कोई रियल फंक्शन एफ एक्स है जो ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में परिभाषित है। बाय द वे मैं बता दूं कि ए कोमा बी जो हम लोग अभी डोमेन की बात कर रहे थे ना, यही है वो, ठीक है। डोमेन इसी को बोल सकते हैं, प्रांत अभी जो था ना, ए बी प्रांत है, इसी में परिभाषित है फंक्शन। तब फलन को दिए अंतराल में तभी संगत या फिर कंटिन्यूअस कहेंगे जब यह अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी कि ये जो ए बी अंतराल दिया गया है इसके अंदर जितना भी पॉइंट होगा, मान लीजिए कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके हर पॉइंट पे एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिएगा हर पॉइंट पे नहीं निकालेंगे हम, तो बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। और आगे लिखा गया था यह x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर भी संतत हो, ठीक है। साथ साथ में ये a और b पर भी संतत होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे पॉइंट है। हम क्या करेंगे, अंदर के किसी पॉइंट पे जांच नहीं करेंगे, हम सीधा जांच करेंगे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर, कि भाई x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर ये संतत है या फिर नहीं है। अगर दोनों पर संतत हो गया तो फिर हम बोलेंगे भाई साहब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है वो संतत है, वरना संतत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताऊं, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दूं, समझ लीजिए कि x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, तो इस पॉइंट पे आप देखिए कि फंक्शन जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही उसका रेंज है, या फिर डोमेन बोल सकते हैं, जो इसका मतलब डोमेन ही है, प्रांत है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ही परिभाषित है, एक तरह से बोल सकते हैं कि डिफाइन यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है। बाकी ये जो बाहर निकला हुआ ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया ऐसे बस, ठीक है। बट इसमें क्या है कि यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए पर हम जब निकालेंगे तो हमें क्या निकालना होता है, एल एच एल आर एच एल निकालना होता है। तो इसका हम आर एच एल तो निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट है ना, बट एल एच एल नहीं निकाल सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते, बिकॉज कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसका हम आर एच एल नहीं निकाल सकते, यहाँ पे परिभाषित ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका एल एच एल निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन है। तो x इक्वल टू ए पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम आर एच एल निकालेंगे, और x इक्वल टू बी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम एल एच एल, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर भी संतत हो, तो संतत होने के लिए हम x इक्वल टू ए पर आर एच एल निकालेंगे और x इक्वल टू बी पर हम एल एच एल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि कंडीशन कुछ है जो एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे कि एफ ए और एफ बी क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास, मतलब कि परिभाषित होना चाहिए एफ ए और एफ बी, तभी तो हम आगे फाइंड यहाँ पे निकालेंगे एल एच एल और आर एच एल, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए और एफ बी एग्जिस्ट होना चाहिए। फिर एफ ए पॉइंट पे हम निकालेंगे, ए पॉइंट पे हम निकालेंगे आर एच एल। तो मैंने यहाँ पे आर एच एल निकाला है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए एफ ए के, जो हम निकालेंगे जो एग्जिस्ट करेगा परिभाषित होगा और इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है कि लिमिट हम निकालेंगे यहाँ पे आर एच एल सॉरी निकालेंगे, एफ एक्स ए पॉइंट पे निकालेंगे आर एच एल, ठीक है, और वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है हम लोगों का कि हम निकालेंगे बी पॉइंट पे एल एच एल, यहाँ पे एल एच एल निकालेंगे और वो इक्वल होना चाहिए हमारे एफ बी के, जो हमारा एफ बी यहाँ पे परिभाषित है उसका इक्वल होना चाहिए। पहला एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था कि एफ ए एफ बी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ए पॉइंट पे आर एच एल निकालेंगे और बी पॉइंट पे एल एच एल, यहाँ पे ये आर एच एल है और ये एल एच एल है। आर एच एल बराबर होना चाहिए एफ ए के, यानी कि जिस पॉइंट पे निकाला गया, और एल एच एल बराबर होना चाहिए हम लोग का बी पॉइंट के, यानी कि बी पॉइंट पे एल एच एल निकाला है तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन में हम बी का वैल्यू रखेंगे तो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उसमें क्या है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। यानी कि ए और बी अगर यहाँ पे दिया गया हम लोग का इंटरवल अंतराल दिया गया तो हम बोलेंगे ए बी में एफ एक्स सतत है या फिर संतत है, ठीक है।
सिंपल। अब आपको अगर थ्योरेटिकली ज़्यादा समझ में ना आया हो तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो हम एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं, इस पे सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन लेकर के। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि क्या जो फंक्शन एफ एक्स है x इक्वल टू -1 पर संतत है या फिर नहीं। आपको बताना है कि एट अ पॉइंट वाला क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट वाला। हमने दो तरह के क्वेश्चन अभी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एट अ पॉइंट और एक इंटरवल वाला। तो एट अ पॉइंट ये क्वेश्चन है, यानी कि x इक्वल टू -1 पे पूछा गया कि भाई साहब संतत है या फिर नहीं, आप बताइए, ठीक है। तो देखते हैं, एट अ पॉइंट अगर हमको प्रूव करना था संतत या कंटिन्यूटी बोले तो हमको क्या करना चाहिए था। सबसे पहले हम उसी पॉइंट पे फंक्शन में रख कर वैल्यू निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम LHL, फिर निकालेंगे RHL और देखेंगे भाई साहब तीनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। बराबर हो गया तो बात सही है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है। अगर तीनों बराबर नहीं हुआ तो भाई नहीं है, सिंपल बात है। तो पहले एफ ए निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ ए तो दे दिया ऑलरेडी, यानी कि x इक्वल टू -1 पे हमको निकालना है। एक और बात मैं बता दूं कि ये जो हम लोग जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पे दिया होता है ना, उसी पॉइंट पे अधिकतर हमको चेक करना होता है कि भाई कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर फंक्शन में ना भी दिया हो किस पॉइंट पे चेक करना है तो आप समझ लीजिएगा कि जहाँ पे टूट रहा है फंक्शन, ये तो टूटा वैसे है नहीं, ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, बट अगर बीट पीस वाइज फंक्शन हो तो उसमें हम यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होता है उसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू -1 पे चेक करना है तो पहले हम एफ ए निकाल लेते, तो लिखेंगे f -1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है -2 इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं हम LHL की, ठीक है। तो LHL निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 और यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस और आगे लिख लेते हैं हम यहाँ पे fx, ठीक है। आगे इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 और लिखेंगे यहाँ पे हम -1 माइनस h का स्क्वायर -1 अपॉन -1 माइनस h प्लस 1। अगर आपको इतना अभी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, LHL निकालते समय क्या लिखते हैं कि हम h ले लेते हैं एक वैल्यू और क्या करते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं। जैसे जो वैल्यू होता है a का उसमें से हम h माइनस करते हैं और जब हम RHL निकालते हैं तो उसमें h हम जो लेते हैं वैल्यू यहाँ पे 0 टेंस कर देते हैं और हम a में प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -1 दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो a का वैल्यू -1 दिया गया है तो हमने यहाँ पे -1 और प्लस h कर दिया इसमें RHL में, और इसमें हम क्या करेंगे -1 माइनस h कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे -1 माइनस h का होल स्क्वायर लिखा। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज कि यहाँ पे x स्क्वायर -1 था तो x के जगह पे मैंने -1 माइनस h लिखा है, ठीक है। नीचे x था यहाँ पे, वहाँ पे मैंने लिखा -1 माइनस h, बाकी प्लस में 1 था, यहाँ पे मैंने प्लस में 1 किया, यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे मैंने माइनस में 1 किया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसान है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। चलिए, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते आगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा और -2ab, तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे a आया -1 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और b आया h तो हम लोग का हो गया 2h, ठीक है। और आगे लिखेंगे ये -1, नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में, यह प्लस में 1 है, माइनस में ख़त्म हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिर्फ हम लोग का -h, ठीक है। और यहाँ पर भी ये माइनस में प्लस में तो ये खत्म हो जाएंगे, बचा यहाँ पे सिर्फ h स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे h प्लस 2 और नीचे बचा हम लोग का -h, ये अच्छे से ख़त्म हो गया। यहाँ पर बचा हम लोग का सिर्फ माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा हम लोग का -h प्लस 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि h का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब हम उस समय से h का वैल्यू पुट क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे h का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नीचे 0 आएगा तो ये इनडेफिनेट फॉर्म में चला जाएगा। हमने पढ़ा था अभी लिमिट जब पढ़ रहे थे तो इनडेफिनेट फॉर्म यानी कि अपरिभाषित रूप में चला जाएगा, तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको वैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है कि जहाँ पे अपरिभाषित ऐसा कुछ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम h का वैल्यू अब 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे माइनस, बाय द वे यहाँ पे कोष्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0 + 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ गया -2। अब देखिए, एक सीढ़ी तो हमने पार कर लिया, क्या, यहाँ पर देखिए f-1 यानी कि f है क्या है, -2 है और हमने LHL निकाला, ये हम लोग का LHL वाला पार्ट है।
तो LHL निकाला, हम लोग का आ गया -2, ठीक है। अब हम बात करते हैं RHL के बारे में कि RHL भाई क्या आ रहा है। तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू -1 प्लस। अब बाय द वे यहाँ पे प्लस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस मैंने लिखा था, प्लस लिख रहा हूँ क्यों? बिकॉज कि ये भाई RHL निकाल रहे हैं, RHL में प्लस लिखते हैं ना पे, ए प्लस आपको याद होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस h का स्क्वायर -1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे हम -1 प्लस h प्लस 1, ठीक है। दिख रहा होगा आई थिंक आपको। अब देखिए इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लिमिट h टेंस टू 0, इसको खोलेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा शायद। चलिए इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 1, एक का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे -2h यानी कि 2ab, और ये -1 है हम लोग तो -1 लिखेंगे। नीचे यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 1 1 तो खत्म, ऊपर भी 1 1 खत्म क्यों? ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे, तो मैंने काट दिया सीधा, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी हम डायरेक्ट h का भी पुट नहीं कर सकते, बिकॉज कि 0 आ जाएगा नीचे तो इनफाइनाइट इंडिफिनिट मान हो जाएगा, उसका मतलब कि अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित हिंदी में कहे तो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे h हम कॉमन ले सकते हैं, जिससे कट जाएगा, तो ऊपर से h कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया था वैसे ही, कुछ ज़्यादा मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ठीक है। हाँ सिंपल बात है। अब यहाँ से ख़त्म, और आगे यहाँ पे इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे h -2। अब इस यहाँ पे हम h का वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखें 0, तो मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 0 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने RHL का वैल्यू निकाला -2, LHL का वैल्यू निकाला -2, f-1 का वैल्यू निकाला, जो हम FA होता है उसका वैल्यू वो भी -2। अब देखिए तीनों क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए भाई साहब, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो फंक्शन दिया गया है वो संतत है। तो हम लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे यहाँ f-1 यानी कि f है इक्वल टू है हम लोगों के RHL के, इक्वल टू है LHL के, तीनों बराबर है, इसलिए x इक्वल टू -1 पर fx लिख देते हैं, fx संतत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सतत फलनों का बीजगणित के बारे में, यानी कि सतत फलनों का बीजगणित होता क्या है भाई, क्या भला है, समझते हैं इसको। सतत फलनों यानी कि हमारे पास 2 या 3 जो भी फंक्शन दिए होंगे जो कि सतत होंगे, संतत होंगे, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस होंगे, और उनका बीजगणित यानी कि उन पर हम जोड़ घटाव गुना भाग जो भी परफॉर्म करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसका वो सतत होगा असतत होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए प्रमेय है, और उसमें कहा जाता है कि मान लीजिए कि f तथा g 2 ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या रियल नंबर c के लिए सतत है। C पॉइंट पे 2 यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, f और g क्या है, सतत है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब f और g का हम एडिशन करेंगे, यानी दोनों फलनों का हम जोड़ेंगे, तो ये भी x इक्वल टू c पर क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। इवन हम इनका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, घटाव भी कर दे तो भी वो x इक्वल टू इस पर सतत होगा। तीसरा अगर ऑपरेशन यानी कि बीजगणित हम परफॉर्म करें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी, तो ये भी क्या होगा कि x इक्वल टू सी पर सतत होगा। इसका मतलब बाय द वे ऊपर वाला ही होता है, मतलब ये मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, मतलब लास्ट ऑपरेशन। यहाँ पे अगर मैं f या को g से डिवाइड कर दूँ तो भी क्या होगा, x इक्वल टू सी पर ये जो हम लोग का रिजल्ट आएगा सतत होगा। इसकी बात हो रही है, ये पूरे रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे f और g का किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, किसी अकेले की बात नहीं हो रही है। f और g को जोड़ने के बाद जो हम लोग का फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को, वो फंक्शन भी x इक्वल टू सी पर सतत होगा, ठीक है। इसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर एक और लास्ट में कंडीशन लग जाता है, g जो नीचे चला गया है ना, अगर यहाँ पे g c का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर तो कुछ होगा ही नहीं।
अगर जीरो हो गया भाई यहाँ पे तो इनफाइनाइट चला जाएगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब जी सी इक्वल टू जीरो हो सकता है, अगर ये जी सतत हो सकता है, बट यहाँ पे अगर जी सी जीरो आ गया ना तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा ना, फिर अपरिभाषित, तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चार जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे देखे, बीजगणित जो था, जो भी है अलजेब्रिक ऑपरेशन, प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडिशन है, इसको ऐसे लिख लीजिए, और ये डिवाइड है, ठीक है। तो चारों अगर हम परफॉर्म करें तो वो सतत होंगे, अगर ये जिस फंक्शन पे हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सतत है तो, ठीक है। ये सिंपल है, इसका उत्पत्ति यानी कि जो जिसको बोलते हैं प्रूफ, उसका कोई ज़रूरत है नहीं, बस इसको याद रख लीजिए कैसा होता है बस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फलनों का संयोजन के बारे में, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। समझते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास दो यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं एफ तथा जी, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इनका संयोजन करिए, तो जैसे हम लिखते हैं कि एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन है एफ, जिसके अंदर मैं एक्स को पास कर रहा हूँ एज अ वैल्यू, जहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होता है 2 4 6 जितना वैल्यू होता है हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। और इसके इक्वल में कोई फंक्शन यहाँ पे बहुत बड़ा दिया गया होता है, ठीक है। वो सिंपल सा होता है, यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम जी जो फंक्शन होगा उसको हम पास करेंगे यहाँ पे एफ को, या फिर जो जी फंक्शन होगा हम उसके अंदर एफ पास करेंगे। दोनों एक दूसरे के उल्टा हो सकते हैं, या एफ में हम जी को पास करें, जी में एफ को पास करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात यहाँ पे समझने वाली है कि फलनों का संयोजन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ और इसके अंदर मैं लिख दूँ जी एक्स, ये एफ है और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जी एक्स, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ये हमारा मेन फंक्शन है एफ और इसके अंदर में यहाँ पे जी एक्स है, और यहाँ पर जी एक्स क्या हो रहा है, एज अ वैल्यू पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम एफ के अंदर जब एक्स रख रहे थे इसके अंदर, तो एक्स के अंदर एक्स का कुछ वैल्यू होता था, वैसे ही जब हम एक्स के अंदर जी एक्स पास कर रहे हैं तो जी एक्स है तो एक फंक्शन ही, बट इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना जब हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब जी एक्स को सॉल्व करेंगे, जो फंक्शन आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका मतलब यही हुआ, यही होता है फलनों का संयोजन, ठीक है। अब इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि हम लिखते हैं एफ ओ जी एक्स, ठीक है। मतलब कि इसको तोड़ना हो तो फिर हम लिखेंगे जी एक्स और इसको कोष्ठ में रखेंगे, फिर एफ लिख देंगे, यानी कि एफ के अंदर जी एक्स पास होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं क्विक जल्दी से समझाने के लिए एक एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ले लूँ नॉर्मल फंक्शन का, एफ एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे 2x + 3 और जी एक्स ले लेता हूँ x², ठीक है। अगर मुझे एफ ओ जी निकालना हो, ठीक है, एफ ओ जी निकालना हो, तो एफ ओ जी एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस ये इक्वल होता है हम लोग का एफ जी एक्स के, यानी कि एफ के अंदर मैंने जी एक्स डाल दिया, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा जी एक्स, और बाय द वे एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ एक्स का वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा G1। तो G1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का G1 का वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि ये का स्क्वायर एक ही होता है। तो G1 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया 1। तो अभी G1 के वैल्यू को हम फिर इस यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ पे G1 लिखा है, तो लिखेंगे F और G1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और फिर ये हम निकालेंगे ऑफ F1। तो फिर अब F1 यानी कि ये x के जगह पे हम यहाँ पे अब 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 × 1 + 3 यानी कि 5। तो इस तरीके से कुछ ये संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है इन लोगों का। ये मैंने एग्जांपल एक रफ लिया था आपको बस समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि क्या था कि हम फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को पास कर देते हैं, यानी कि वैल्यू दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब इस मतलब ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी समझे यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है जिससे कि आप प्रूव कर सकते हैं कोई फंक्शन संतत्य है या फिर नहीं है। संतत्य को लेकर के बहुत ही आसान हो जाता है इस संयोजन फंक्शन का जब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है समझिए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि f तथा g दो यहाँ पे फलन दिए गए आपको, वास्तविक फलन है यहाँ पे f और g, ठीक है, जो c पर परिभाषित है जो c पर परिभाषित है, यानी कि c कोई पॉइंट है जिस पे f और g क्या है कि डिफाइन है, ठीक है। और यदि c पर g यानी कि c पॉइंट पे g हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या है, सतत है, तथा GC पर f सतत है, यानी कि जो C पॉइंट है उस पर हम लोग का फलन जो हम लोग का G है वो सतत होगा, और GC जो हम लोग का आएगा मतलब G और C यानी कि जो हम लोग का फंक्शन G, उसमें जब वैल्यू हम C का डालेंगे, जो हम निकालेंगे वैल्यू आएगा GC,
उस पॉइंट पर एफ हम लोग का जो फंक्शन होगा वो सतत होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सी पर एफ ओ जी सतत होगा। ठीक है, इतना मतलब लंबा, ये कठिन थोड़ा आपको लग रहा होगा, बट मैं इसको ईजिली यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है कि भाई साहब यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ जी सी। ठीक है, बाय द वे ये एफ है, ये जी है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि सी पर जी, यानी कि इस पॉइंट पर, ये सी जो हम लोग का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये सी दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग का ये जी फंक्शन क्या है, सतत है, यानी कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस लिखता हूँ, कंटिन्यूअस। ठीक है, सी कंटिन्यूअस है। अब देखिए सी पर तो जी कंटिन्यूअस हो गया, तो जब कंटिन्यूअस हो गया तो हम वहाँ पे जी सी निकालेंगे ना भाई साहब, जी सी जो हम वैल्यू निकालेंगे वो ये जी सी निकालेंगे। ठीक है, तो जब कंटिन्यूअस हो जाएगा तो जीसी निकालेंगे, आपको पता है कि जीसी निकालना पड़ेगा जब कंटिन्यूअस होता है। तो जब जीसी हम निकालेंगे पॉइंट पे सी पे, तो जीसी निकालेंगे, उस जीसी पे हम लोग का एफ संतत होना चाहिए। इस जो पॉइंट हम लोग जीसी निकालेंगे उस पे एफ संतत होना चाहिए, इस पॉइंट पे एफ हम लोग का संतत होना चाहिए। देखिए कैसे चेंज चल रहा है, जी जो है वो सी पे संतत है, तो सी पे संतत है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे जीसी का, भाई संतत है तो निकालना पड़ेगा जीसी प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जीसी जो हम लोग निकालेंगे उस पॉइंट पे हम लोग का एफ संतत होना चाहिए। यहाँ तक कम समझ में आया, यहाँ तक एफ संतत होना चाहिए। जब एफ संतत हो जाएगा तब सी पर एफ ओ जी संतत होगा, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग का जो सी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जब हम एफ ओ जी निकालेंगे वो संतत होगा, यानी कि हम जब संयोजन करेंगे एफ और जी का तो वो सी पर संतत होगा। सिंपल बात है। अब इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एफ जी एक्स। अब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि क्यों संतत होगा, बिकॉज कि जब एफ, ये देखिए ये क्या है, ये ले रहा है खुद एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है जी, तो जी फंक्शन ले रहा है, तो जी भाई खुद इस पे संतत है, तो जब जी इस पे संतत होगा तो हम लोग का एफ ऑलरेडी यहाँ पे संतत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत हद तक समझाने का प्रयास किया यहाँ पे। दोबारा वीडियो देखिए, आपको नहीं समझ में आया यहाँ से तक। अब इस पे क्वेश्चन एक लेके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। बाय द वे आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये नीचे मैंने लिखा था। चलिए, तो यहाँ पे मैंने अभी जो आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट क्या था, कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, उस पे यहाँ पे उस पे क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे रिलेटेड ही है, मतलब उसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स और इसका वैल्यू है, इसको बोला गया है कि सिद्ध करना है कि एक सतत फलन है, एफ एक्स को सिद्ध करना है कि भाई कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे सिद्ध नहीं करना, बस इसको सिद्ध करना है कि कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो फंक्शन दिया गया इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये साइन और एक्स स्क्वायर है, तो हम साइन एक्स एक फंक्शन मान लेंगे और एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, लिखेंगे माना कि जी एक्स जो हम लोग का है वो साइन एक्स है। ठीक है, और हम एच एक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनका हम अगर संयोजन करें, संयोजन का मतलब जैसा अभी हमने कंपोजिशन पढ़ा वही करते हैं। अगर हम इसका जी ओ एच लिखें, जी ओ एच का मतलब क्या है यहाँ पे, जी एच एक्स। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगर हम ये लिखें तो क्या होगा कि हमको फिर से साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी हमने जो प्रमेय पढ़ा क्या कि अगर जी और एच जो है किसी पॉइंट सी पे संतत है, तो जी ओ एच भी उस पॉइंट पे क्या होगा, संतत होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यही था कॉन्सेप्ट। तो मैं ये अगर प्रूव कर दूं कि भाई जी और एच इस पे सतत है, तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि जी ओ एच क्या है, सतत है भाई साहब। सिंपल बात है इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी एच एक्स हम अगर निकालते हैं यहाँ पे तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई पॉइंट दिया नहीं गया, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जी एक्स जो है और एच एस है, ये संतत है, ये सतत फलन है। आपको पता है कि साइन एक्स क्या है, सतत फलन है। और यहाँ पे ये तो एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो ये भी सतत ही है, सतत फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दोनों सतत फलन हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि जी ओ एच या फिर जी एच एक्स जो है भी है, ये क्या होगा, सतत होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली कि यहाँ जी एक्स तथा एच एक्स सतत है, इसलिए इनका संयोजन
संयोजन या फिर कॉम्पोजिशन फंक्शन, संयोजन फंक्शन फलन भी सतत होगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा कि भाई साहब ये संयोजन फलन सतत कैसे हो गया, संयोजन फलन और इसमें क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर एच एक्स रखिए, तो एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम रखेंगे यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर, चूँकि एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमने एच एक्स के जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दिया। अब देखिए जी एक्स स्क्वायर, अब जी क्या है हम लोग का, यहाँ पे जी एक्स जो फंक्शन है, यहाँ पे एक्स एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे फाइनल हम लोग क्या आ गया यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये होता है फलनों का संयोजन। आपको समझ में आया कि मैं उस समय से क्यों बोल रहा था कि ये जी एच एक्स भी अगर सतत है तो इसके इक्वल है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर के, मतलब ये जी एच एक्स जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या है कि अगर जी एच एक्स और एच एक्स जो यहाँ पे सतत है तो इनका संयोजन जो जी ओ एच हमने यहाँ पे निकाला है वो भी सतत होगा। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, आई होप, आशा करता हूँ।